हेलो एवरीवन, आई एम अंकिता फ्रॉम सूर्या लॉ एकेडमी। आज इस वीडियो में मैं सॉल्व करने वाली हूँ ईयर 2025 का पंजाब यूनिवर्सिटी 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम का लीगल एप्टीट्यूड पोर्शन। अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम की, तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेरेमनीज ऑफ द मैरिज आर प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो ये पूछ रहा है कि हिंदू मैरिज एक्ट में वो कौन सा सेक्शन है जो प्रोवाइड करता है अबाउट द सेरेमनीज ऑफ मैरिज। इट इज़ सेक्शन नंबर 7। सेक्शन 7 जो है वो प्रोवाइड करता है, सेरेमनीज की बात करता है। वो कहता है कि अगर ब्राइड और ग्रूम की साइड से कोई भी एक कस्टम या फिर कोई एक सेरेमनी जो है वो परफॉर्म की जाती है तो एक मैरिज को हम वैलिडिटी देंगे। अगर कोई भी सेरेमनी परफॉर्म नहीं करी जाती तो उस केस में जो मैरिज होगी उनको वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर किया जाएगा। इनफैक्ट अगर कोई मैरिज जो है वो रजिस्टर्ड भी होगी और उसमें आपने कोई भी सेरेमनी परफॉर्म नहीं करी है तो उसको हम बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो मैरिजेस। ठीक है, इसके अलावा जो सेक्शन 7 में इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज विद रिगार्ड टू सप्तपदी। सप्तपदी क्या है? ये एक सेरेमनी है। जैसे हम सेक्शन 7 पढ़ते हैं उसमें कोई भी सेरेमनी का नाम नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस सेरेमनी का नाम दिया जाएगा। इसमें लिखा है कि अगर कोई भी ब्राइड या ग्रूम साइड में जो है सप्तपदी का कंसेप्ट है तो ये परफॉर्म होनी ही चाहिए, तभी हम मैरिज को जो है वैलिड डिक्लेयर करेंगे। सप्तपदी होता क्या है? जब मैरिज की जो ब्राइड और ग्रूम है अगर दे टेक 7 स्टेप्स अराउंड द फायर तो उस टाइम पे 7 स्टेप के एंडिंग पर जो है हम कंसिडर करेंगे कि मैरिज जो है वो कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि अगर किसी भी पार्टीज के अगेंस्ट जो है डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन पास हो गया है तो उस केस में अगर जो पार्टीज टू द डाइवोर्स हैं अगर वो कोहैबिट नहीं करती हैं आपस में फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तो वो एक ग्राउंड फॉर डाइवोर्स बन सकता है। ठीक है, मान लो 2 पार्टीज हैं ए एंड बी, ठीक है, और उनके अगेंस्ट कोर्ट ने जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास कर दी है। जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री के टाइम पर जो है दे डू नॉट कोहैबिट अमंग्स देमसेल्व्स। ठीक है, तो नॉन कोहैबिटेशन कितने पीरियड के लिए होना चाहिए ये हमें क्वेश्चन में पूछा है, ताकि जो है वो नॉन कोहैबिटेशन को एज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स बना सके और उनको जो है डिवोर्स मिल सके। तो ये जो नॉन कोहैबिटेशन है ये एटलीस्ट फॉर 1 ईयर होना चाहिए। इसका ऑप्शन भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 इज प्रॉम्प्ट डोवर इज ऑल्सो नोन एज। इसका आंसर है मुअज्जल। आपको ऑप्शन में मुवज्जल भी दिख रहा होगा तो कंफ्यूज नहीं होना, इसका आंसर जो है मुअज्जल है। होता क्या है कि मुस्लिम लॉ में आपको कंसेप्ट ऑफ डोअर मिलता है। डोअर जो है उसको हम बोलते हैं महर। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो एक कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी इन मॉनेटरी फॉर्म या फिर कोई भी प्रॉपर्टी होती है जो कि ग्रूम ब्राइड को देता है। ठीक है, अगर वो इमीडिएटली आफ्टर मैरिज देगा तो उसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट डोवर। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर मैरिज दे दी दैट इज नॉन एज प्रॉम्प्ट डोवर, और उसको हम हिंदी एक और वर्ड है दैट इज मुअज्जल बोलते हैं। लेकिन अगर मान लो इमीडिएटली ना देकर वो वैल्यू जो है वो दी जाती है ऑन सम सर्कमस्टांसेस, जैसे कि मान लो डेथ हो जाती है हस्बैंड की, या फिर आप वैल्यू देते हो इन केस ऑफ डाइवोर्स या डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, तो जब अगर वो इमीडिएटली ना देकर लेटर ऑन स्टेज पे दी जाए तो उसको हम बोलते हैं डेफर्ड डोअर। ठीक है, तो डेफर्ड डोअर के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है दैट इज मुवज्जल। तो कंफ्यूज नहीं होना, डोअर के ही पार्ट हैं दोनों, लेकिन दोनों जो हैं अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेज तुहर मीन्स व्हाट। तो तुहर का जो मतलब है दैट इज पीरियड ऑफ प्योरिटी। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। मुस्लिम लॉ के अंडर क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ डिवोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं तलाक ए एहसान, जो कि हस्बैंड विमेन अपनी वाइफ को दे सकता है। उस केस में उसको सिर्फ और सिर्फ एक बारी तलाक बोलना होता है। लेकिन ये इसमें इंपॉर्टेंट क्यों है कि आप वो फॉर्म ऑफ तलाक सिर्फ और सिर्फ पीरियड ऑफ प्योरिटी में दे सकते हैं जो कि तुहर है, जिसका मतलब है कि विमेन इज नॉट अंडरगोइंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मान लो उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है एक पर्टिकुलर डेट पे थे, देन एक ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पे थे, तो जो बीच का पीरियड है इस टाइम पर पीरियड ऑफ तुहर कहा जाता है। इसको पीरियड ऑफ प्योरिटी भी कहा जाता है, और इसी पीरियड में जो है वो इस फॉर्म ऑफ डाइवोर्स का यूज़ कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं तलाक ए एहसान। ठीक है, आप इसको कंफ्यूज मत होना कि ट्रिपल तलाक से रिलेटेड है। ट्रिपल तलाक बिल्कुल अलग कंसेप्ट है, दैट इज़ इलीगल नाउ, बट अगर हम बात करते हैं इसकी तो ये जो है अभी भी लीगल है। इसमें आपको तलाक सिर्फ एक बार बोलना होता है, उसके बाद एक हमारा इद्दत पीरियड स्टार्ट होता है 3 मंथ्स का। अगर उन 3 मंथ्स के बीच में पार्टीज रिकनसाइल कर जाती है देन इट्स ओके, अदरवाइज द मैरिज इज कंसिडर्ड टू बी डिसॉल्व्ड। क्वेश्चन नंबर 5
गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी इन मुस्लिम लॉ इज कॉल्ड। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी का पूछा है, कई बार आपको माइनर भी पूछा जा सकता है। अगर चाहे माइनर हो चाहे प्रॉपर्टी हो, मुस्लिम लॉ में दोनों को हम बोलते हैं वाली। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट बिकम्स रॉबरी व्हेन इट इज। तो ऑफेंस ऑफ थेफ्ट जो है वो रॉबरी कब बनता है? व्हेन इट इज कपल्ड विद द इमिनेंट डेंजर ऑफ लाइफ। चाहे यहाँ पे आपको थेफ्ट के बारे में पूछा है, इसकी जगह अगर आपको एक्सटॉर्शन के बारे में भी पूछा जाता तो सेम ही आंसर होता। मतलब थेफ्ट और एक्सटॉर्शन दोनों ही, अगर उनमें एक एलिमेंट ऐड हो जाता है दैट इज इमिनेंट डेंजर ऑफ लाइफ। अगर जो ऑफेंडर है वो सामने वाले पर्सन को एकदम इमिनेंट डेंजर देता है कि मैं, अगर आपने मेरे को अपनी प्रॉपर्टी नहीं दी, मैं बस अभी के अभी आपको मार दूंगा, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं रॉबरी। वहीं इसके अलावा आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे समझना ये है कि अगर रॉबरी इज डन बाय 5 और मोर पीपल, तो रॉबरी जो है वो खुद में डकैती बन जाती है। तो आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है। ये बहुत ही थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटीज़ हैं इन चारों कंसेप्ट में। अगर आपको इसकी क्लैरिटी होगी तो आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनक्वाइट क्राइम। तो हमें इनक्वाइट क्राइम का पता करना है। इसका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन बी, क्रिमिनल अटेम्प्ट। क्यों? इनक्वाइट क्राइम्स जो है उनका क्या मतलब होता है? इनक्वाइट इन इटसेल्फ मीन्स इनकम्प्लीट। तो कोई भी ऐसा क्राइम जो कि कंप्लीट नहीं होता फिर भी उसके लिए आपको पनिशमेंट दी जाए, उनको हम बोलते हैं इनक्वाइट क्राइम। बेसिकली ये 3 टाइप्स में होते हैं। अटेम्प्ट ऑफ एनी ऑफेंस जो कि हमें ऑप्शन में दिया गया है, एक हम अबैटमेंट को भी इनक्वाइट क्राइम्स में इंक्लूड करते हैं और एक हम कॉन्स्पिरेसी को भी। तो अगर आपको ऑप्शन में इसकी जगह अबैटमेंट या कॉन्स्पिरेसी भी आता तो दैट वुड बी अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, Which section of Indian Penal Code dealing with the sedition has been removed in भारतीय न्याय संहिता। हुआ क्या है, देखो हमें सभी को पता है कि पहले हमारे पास इंडियन पेनल कोड था जो कि डिफाइन करता था ऑफेंसेस को और उनकी पनिशमेंट के बारे में हमें प्रोविजंस पता थे। लेकिन इसको जो है बंद करके अब हमारे पास जो है इसकी जगह पे भारतीय न्याय संहिता आ गया है। तो इसके साथ साथ कुछ चेंजेस भी आए हैं कुछ प्रोविजंस में, जिसमें से एक चेंज है डिलीशन ऑफ द सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी जो कि डील करता था विद द ऑफेंस ऑफ सेडिशन। क्वेश्चन नंबर 9, ऑन विच डे पार्लियामेंट हैज रिसीव्ड द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑन द भारतीय न्याय संहिता। तो आईपीसी की जगह जब भारतीय न्याय संहिता बना तो उस पे किस दिन हमें असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट मिला? इट वाज गिवन ऑन द 25th ऑफ दिसंबर 2023। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ असेंट पूछी है। अगर डेट ऑफ इन्फोर्समेंट पूछी जाती तो ये इन्फोर्स कौन से डे पे हुआ था? इट वाज इन्फोर्स्ड ऑन 1st of July 2024। और इसमें इंटरेस्टिंग क्या चीज़ है कि ये डेट्स जो हैं दीज आर नॉट ओनली एप्लीकेबल टू द बीएनएस। इसके अलावा 2 और लॉज चेंज हुए थे जो कि सीआरपीसी की जगह आपको आ गया था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, वहीं इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ गया था। तो इन तीनों की ही जो डेट ऑफ असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट है और जो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है वो सेम है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमें एक ऑफेंस की डेफिनेशन देता है, ठीक है, और इसमें हमसे जो है एक पर्टिकुलर चीज़ पूछी है जो कि एक ब्लैंक के फॉर्म में हमें दी गई है। तो ये क्वेश्चन बोलता क्या है, इसमें इलस्ट्रेशन है कि अगर कोई भी फादर या मदर जो है वो अपने बच्चे को इंटेंशनली छोड़ देते हैं विद द इंटेंशन ऑफ अबेंडनिंग दैट चाइल्ड, तो वो एक ऑफेंस कमिट करते हैं और इसके लिए उनको पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि इन सच केसेस जो चाइल्ड है उसकी एज कितनी होनी चाहिए? आंसर इज एज मस्ट बी बिलो 12 ईयर्स। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रीवियस हर्ट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएनएस। तो कौन सा सेक्शन है बीएनएस का? दैट इज सेक्शन नंबर 116 जो कि ग्रीवियस हर्ट को डिफाइन करता है। वहीं अगर हमारे पास ग्रीवियस हर्ट ना हो कि वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट होता तो इसका सेक्शन जो है वो होता 117। सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ड्स का चेंज आ जाता है। इसमें वॉलंटरीली कॉजिंग वर्ड नहीं है, उसमें वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट ये वर्ड्स यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हमें एक इलस्ट्रेशन देता है। इसमें बोला है कि ए जो है वो जेड का पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, जहाँ पे जेड का एक लॉफुल राइट होता है कि वो पाथ से जाए, और ए जो है ये सब कर रहा है इन द बैड फेथ,
ठीक है। तो इस केस में कौन सा ऑफेंस कमिट किया है? ए ने। हमें ऑप्शंस में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रॉन्गफुल रिस्ट्रेन भी है, इलीगल प्रिवेंशन भी है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एंड एब्स्ट्रैक्शन भी है। लेकिन इस क्वेश्चन को देने का सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस है कि बच्चों को इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना आता हो, क्योंकि ये दोनों प्रोविजन बहुत ही सिमिलर है और बच्चे इनमें अक्सर कंफ्यूज होकर जो है गलत ऑप्शन चूज कर देते हैं। होता क्या है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जो है उसका एक लीगल राइट बनता है, जैसे यहाँ पे जेड का लीगल राइट है टू मेक यूज ऑफ द पाथ, ठीक है, और दूसरा पर्सन जो है उसे अपने लीगल राइट का यूज नहीं करने देता, बट इन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम बोल सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर वे में बोल सकते हैं। जैसे कि ए ने उसको एक पर्टिकुलर पाथ यूज करने से रोका है, बट ही हैज राइट दैट ही कैन मूव टू एनी अदर पाथ, ठीक है, वो किसी और पाथ का यूज कर सकता है, बट ए ने इसको सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में जाने से रोका है। तो इस तरीके के केसेस को हम बोलते हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। वहीं अगर हम रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की बात करते हैं तो वहां पे भी लीगल राइट होता है एक पर्सन का, लेकिन दूसरा पर्सन जो है उसे सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स में रोकता है। यहाँ पे रिस्ट्रेन किया था सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर पाथ को यूज करने से। वहीं अगर हम एक पर्सन को बोले कि आपने कोई भी पाथ यूज नहीं करना है या आपको सिर्फ एक रूम में रहना है, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है, तो पर्सन को बिल्कुल रिस्ट्रेन कर देता है सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स में, उनको हम बोलते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो आपको ये दोनों पता होने चाहिए। अगर आपको कोई भी इलस्ट्रेशन आती है आप डिफ्रेंशिएट करके बता सकते हो वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है या रिस्ट्रेन में है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी बिगिंस। तो हमें पूछा है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब शुरू होता है। इट बिगिंस व्हेन आपके मन में कभी भी रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर जो है वो अराइज हो, मतलब आपको डर लगे अचानक से, एंड दैट मस्ट बी रीजनेबल, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि हाँ उसने मेरी तरफ उंगली करी और मैं डर गई तो मैंने उसे मुक्का मार दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपके मन में जो डर है दैट मस्ट बी रीजनेबल, जो एक ऑर्डिनरी पर्सन को डर बैठ सकता है वही होना चाहिए। या आपको बिगिन की बात करी है तो इट स्टार्ट्स व्हेन द रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइजेस। अगर आपको पूछा जाए कि कब एंड होती है, व्हेन सच रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ द डेंजर एंड्स, तो दोनों आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो डील करता है हमारे फंडामेंटल ड्यूटी से। इसमें पूछा है कि वो कौन से जो फंडामेंटल ड्यूटी है जो कि डील करती है हमारे साइंटिफिक टेम्पर से, वो कहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। हमें ऑप्शन दिए हैं आर्टिकल 51 क्लोज ई जी एच एंड आई। तो 51A क्लोज एच जो है वो डील करता है साइंटिफिक टेम्पर का, ठीक है। तो इस तरीके के फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन जो था वो हमें ईयर 2024 में भी आया था। फंडामेंटल ड्यूटीज के हर एक आर्टिकल को अच्छे से समझ लेना, इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स को समझ लेना, क्योंकि इनसे एक आधा क्वेश्चन जरूर आ जाता है। फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 15, क्योंकि उसमें ग्राउंड्स जो हैं डिस्क्रिमिनेशन के उस पे क्वेश्चन जो है स्पेसिफिकली आ जाता है, जो कि एक दो बार हमने पिछले क्वेश्चन पेपर्स में भी देखा है। Question number 15 says, as per Article 13 subclause 3 of the Indian Constitution, law includes। Article 13 पर पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं जो कि जुडिशियल रिव्यू से डील करता है। तो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? एक पावर ऑफ जुडिशरी है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कोई इस तरीके का लॉ बनाते हैं विच इज़ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ पर्सन और द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, इन दैट केस वो स्ट्रक डाउन कर सकते हैं इस तरीके के लॉज को, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू से डील करता है। बट इसी का क्लोज जो 3 है वो बात करता है कि हम किस किस रूल को या रेगुलेशन को या किस दूसरी चीज़ों को लो कंसिडर करेंगे, मतलब किन किन चीज़ों पर ये जुडिशियल रिव्यू की पावर हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम अगर क्लोज 3 को देखते हैं तो उसे हमें मिलता है ऑर्डिनेंस, बायलॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेज, ठीक है। तो ये सब आते हैं उसमें। इसका ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट आंसर। 16 ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड। यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन जो है वो ईयर 2024 में आया था एज अ क्वेश्चन नंबर 57। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट है ये। इम्पीचमेंट की बात करता है, क्या ग्राउंड हो सकते हैं प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए? देयर इज ओनली वन ग्राउंड, दैट इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी के साथ मैंने आपको बताया था इम्पीचमेंट के प्रोसेस से हम और किसको रिमूव कर सकते हैं, दैट इज द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। और उनके लिए ग्राउंड जो होते हैं दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन। उनको सिर्फ और सिर्फ इनकैपेसिटी के ग्राउंड पे या फिर प्रूव्ड मिसबिहेवियर के ग्राउंड पे जो है रिमूव किया जा सकता है। तो आपको दोनों ही, जज हो चाहे प्रेसिडेंट हो, उन दोनों के ही ग्राउंड्स फॉर इम्पीचमेंट पता होने चाहिए। क्वेश्चन किसी से भी आ सकता है।
क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट का वो कौन सा केस है जहाँ पे हमने अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हम अमेंडमेंट करते हैं अंडर आर्टिकल 368, उसको कंसीडर किया था एज अ लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। देखो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया आर्टिकल 13 के क्लोज 3 में कौन कौन सी चीज़ों को लॉ मानते हैं, तो आपने देखा होगा वहाँ पे अमेंडमेंट नहीं है। बट बाय द केस ऑफ गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ये माना गया था कि अगर कोई भी अमेंडमेंट होती है आर्टिकल 368 में एंड दैट इज इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन दैट केस ऑल्सो हम उस पर जो है जुडिशियल रिव्यू की एप्लीकेबिलिटी ला सकते हैं और उसको स्ट्रक डाउन कर सकते हैं। तो ये हेल्ड हुआ था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। तो अमेंडमेंट को भी एज अ लॉ माना गया था आर्टिकल 13 क्लोज 3 में। नंबर 18, ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी लाइफ ऑफ हाउस ऑफ पीपल कैन बी एक्सटेंडेड बाय द पार्लियामेंट फॉर अ पीरियड। तो क्या होता है जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, अगर मान लो कि लोकसभा का जो है टेन्योर वो खत्म हो जाए, इन दैट केस आप उसके टेन्योर को कितने टाइम तक एक्सटेंड कर सकते हो, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। आप एक टाइम पर सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए उसके टेन्योर को एक्सीड कर सकते हो, नॉट मोर देन दैट। जो नेशनल इमरजेंसी है उसको प्रोक्लेम कौन करता है, उसको प्रोक्लेम करता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी इमरजेंसी को, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो, स्टेट इमरजेंसी हो, चाहे फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, तीनों ही दोज आर प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेशनल इमरजेंसी की अगर हम बात करते हैं, इट इज मेंशन अंडर 352 आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 19, which article of the Indian Constitution provides powers, privileges, etc. of the House of Parliament and the members and committees thereof। तो अगर हम बात करते हैं members of the House of the Parliament, मतलब members of लोकसभा या राज्यसभा, जितने भी MP हैं उनकी powers और privileges की बात कौन से आर्टिकल में होती है, वो होती है आर्टिकल 105 में। यहीं अगर इसकी जगह पावर्स की बात ना करते हुए वो इसका बिल्कुल अपोजिट पूछ लेते, दैट इज विद रिगार्ड टू डिस्क्वालिफिकेशंस। तो इन सब एमपीज की जो डिस्क्वालिफिकेशंस है दीज आर प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 102। ठीक है, अगर हम इस वाले क्वेश्चन का बात करें तो आपका जो आंसर डी है ओनली दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, हु प्रोरोग द हाउस और द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट है जो कि प्रोरोग करते हैं हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ये क्वेश्चन डायरेक्टली डील करता है विद द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। आपको पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट पे एक नज़र मारनी चाहिए, देखना चाहिए कि उनके पास कौन सी पावर्स है। तो पावर्स पे आपको अगर क्वेश्चन आए तो आपको उसको डील कर सकते हैं। तो हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट आर प्रोरोग्ड बाय द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 21, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट शैल बी इन नो केस लेस देन हाउ मच। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट होते हैं उनके जो मेंबर्स हैं वो किसी भी केस में जो है 40 से कम नहीं होने चाहिए। एटलीस्ट देयर मस्ट बी 40 मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इट इज़ अ काइंड ऑफ इलस्ट्रेशन जो आपको प्रोवाइड करी है, उसमें से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है जो कि लीगल इशू से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस इलस्ट्रेशन में क्या बताया गया है कि एक बच्चा होता है, ठीक है, और वो अपनी ट्राईसाइकिल पे होता है, बट एट दैट टाइम कोई एक कैब ड्राइवर आता है जो अपनी गाड़ी को बैक करते हुए उसे हिट कर देता है। वो जो बच्चा होता है उसे कुछ स्लाइट माइनर इंजरीज होती है, बट एट द सेम टाइम जब उसकी मम्मा जो कि उससे 70 to 80 yards अवे हैं, व्हेन शी लिसन्स टू द साउंड ऑफ हर चाइल्ड शाउटिंग, वो एकदम से उस जगह पर पहुंचती है जहाँ पे उसे अपना बच्चा नहीं दिखता एंड शी अंडरगोज थ्रू अ शॉक। ठीक है, तो वो अपने इस जो उसको सफ़र हुआ नर्वस शॉक, उसके लिए क्लेम करती है डैमेजेस फ्रॉम द कार ड्राइवर। अब जो क्वेश्चन अराइज हुआ था इस केस में वो ये था, क्या वो क्लेम कर सकती है इस तरीके के डैमेजेस। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि डैमेजेस सिर्फ और सिर्फ वही क्लेम कर सकता है जिसको इंजरीज हुई है या फिर डैमेज हुआ है एज अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ द एक्ट ऑफ द पर्सन हु कमिटेड सम सॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंट एक्ट। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि एक टैक्सी कैब ड्राइवर था, उसने हिट किया चाइल्ड को, तो उसका जो डायरेक्ट कंसिक्वेंस था दैट वाज द स्लाइट इंजरीज व्हिच वर कॉज्ड टू द चाइल्ड। अगर हम बात करें इसकी मदर ऑफ द चाइल्ड की, शी वाज फार अवे फ्रॉम द सीन ऑफ एक्सीडेंट, तो वो जो है कोई भी इसका डायरेक्ट कंसिक्वेंस नहीं था, फोर्सेबल सर्कमस्टांसेस नहीं थे, सो शी कैन नॉट क्लेम फॉर द डैमेजेस फ्रॉम दिस ड्राइवर। कौन क्लेम कर सकता है? ओनली ऑप्शन ए, द बॉय। इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 जो ये एक प्रिंसिपल से डील करता है। यहाँ पे भी आपको एक इलस्ट्रेशन देखने को मिलेगी जिसमें कहा है कि एक प्लेंटिफ होता है इन द मोटर एक्सीडेंट, वो उसको क्या होता है, उसे कुछ भी इंजरीज नहीं आती, लेकिन क्या पाया जाता है कि ही सफर्ड फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ साइकेट्रिक इलनेस।
ठीक है। अब जो उसको साइकेट्रिक इलनेस हुई है वो उससे पहले भी होती थी, बट कुछ पीरियड के लिए अब वो ठीक था, बट जैसे ही उसके साथ ये एक्सीडेंट होता है उसको फिर से यही साइकेट्रिक इलनेस का जो है इशू अराइज हो जाता है। तो क्या वो क्लेम कर सकते हैं इस चीज़ के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। इसको हम बोलते हैं एक्शल रूल, एक्शल स्कल रूल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर आपको किसी एक पर्सन के नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से कुछ इंजरीज हुई हैं, इन दैट केस चाहे आपकी इंजरीज को जो है आपकी कंडीशंस को और वर्सन करती है आपकी कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज या प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस, इन दैट केस आप जो है क्लेम कर सकते हो पूरी इंजरी के लिए, चाहे आपकी खुद की वजह से वो इंजरी वर्सन हुई है, ठीक है। अगर हम इस केस की बात करते हैं, उसको पहले प्लेंटिफ को पहले से ही कुछ तरीके की साइकेट्रिक इलनेस थी, हो सकता है उसकी जगह कोई नॉर्मल पर्सन होता तो उससे सेम चीज़ें ना होती, बट इस केस में क्योंकि उसके प्री सर्कमस्टांसिस कुछ ऐसे थे, स्टिल उसको ये चीज़ प्रॉब्लम जो है फिर से होगी आफ्टर द एक्सीडेंट, तो वो क्लेम कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, और जो पर्सन था जो कि ड्राइवर था उसे इसके लिए डैमेजेस देने ही पड़ेंगे। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। द डिफेंडेंट इज लायबल सिंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सीडेंट द प्लेंटिफ वाज हेल्दी, ठीक है, तो उसको इसके लिए लायबिलिटी अराइज होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, सिविल क्लेम फॉर डिफेमेशन कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट द डिफेंडेंट इफ, तो ये क्वेश्चन बात करता है डिफेमेशन के। आप सिविल क्लेम में बात कर रहे हैं तो ये बात कर रहा है डिफेमेशन अंडर द लॉ ऑफ टॉथ। ये बोलता है कि अगर डिफेमेशन क्या एक सिविल क्लेम फॉर डिफेमेशन हम कर सकते हैं अगेंस्ट द डिफेंडेंट, ठीक है। कौन सी एक सिचुएशन है जिसमें आप कर सकते हो? इससे पहले मैं आपको बता दूं कि डिफेमेशन होता क्या है अंडर लॉ ऑफ टॉथ। होता क्या है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन किसी दूसरे के अगेंस्ट कोई फॉल्स स्टेटमेंट देता है, चाहे किसी एक थर्ड पर्सन को या फिर लार्जर क्राउड में या 2 या 3 लोगों में, और उस फॉल्स स्टेटमेंट की वजह से जो है उस पर्सन की रेपुटेशन को हार्म होता है, तो उस केस को हम बोलते हैं ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन। अगर हम इसमें बात करें कि कौन सा डिफेमेशन हो सकता है, दैट इज ऑप्शन सी। अगर कोई भी एक स्टेटमेंट इन माइसेजिस्टिंग स्लर दिया जाए जिसकी वजह से किसी के कैरेक्टर पर उंगली उठे, ठीक है, और एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को एक प्राइवेट में बोला है, इन दैट केस वो पर्सन जो है वो सिविल क्लेम मांग सकता है फॉर द डिफेमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग मैगजीन्स आर नॉट रेलेवेंट फॉर द लॉ ऑफ टॉट, तो कौन सी है? इसमें आंसर है ऑप्शन डी, पैक्टस एंड सर्वेंदा, क्योंकि इसका खुद में मतलब है एग्रीमेंट्स मस्ट बी केप्ट एंड इट डील्स विद द इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें एग्रीमेंट्स की तो भी ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आ सकता है, लेकिन ये टॉट से बिल्कुल भी डील नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द एक्शल स्कल रूल इन द टॉट ऑफ लॉ, तो ये तो मैंने आपको ऊपर ही बताया कि एक्चुअल स्कल रूल क्या होता है, इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। एक्चुअल स्कल रूल कहता है दैट डिफेंडेंट इज लायबल फॉर ऑल इंजरीज टू द प्लेंटिफ, उसे तो लायबिलिटी अराइज होती ही होती है सभी इंजरीज के लिए, इवन इफ द प्लेंटिफ हैड अ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन दैट मेड द इंजरी वर्स। तो ये मायने नहीं रखता कि प्लेंटिफ की प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन की वजह से उसकी इंजरी वर्स हो गई, इट डजेंट मैटर एट ऑल, जो भी यहाँ पे डिफेंडेंट होगा उसे पे करना ही पड़ेगा जो क्लेम बनते हैं डिफेंडेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, इन द टॉट ऑफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश लायबिलिटी, तो अगर हम लॉ ऑफ टॉट की बात करते हैं उसमें अगर हम फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के कंसेप्ट पे आते हैं तो इनमें से कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश द लायबिलिटी, ठीक है। तो अगर हम फॉल्स इम्प्रिजनमेंट की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन की जो मूवमेंट है उसको फुली रिस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है, फुली रिस्ट्रिक्ट करता है, दैट टू विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन कि मैं क्यों कर रहा हूँ। अगर पुलिस ऑफिसर जाके किसी एक पर्सन को अरेस्ट वारंट्स लेके जाता है और उसे अरेस्ट करता है, उसकी पूरी मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, तो वो लॉफुल जस्टिफिकेशन में कर रहा है। लेकिन हम फॉल्स इम्प्रिजनमेंट की बात करें उस केस में जो पर्सन के पास कोई भी लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं होती कि वो क्यों रिस्ट्रेन कर रहा है किसी एक पर्सन को टू मूव एवरीवेयर, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उसको हम फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कहते हैं। अगर हम इसके ऑप्शंस देखेंगे तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट होता है, ठीक है, दैट इज रिक्वायर्ड। डिफरेंट मस्ट, हाँ, इंटेंशन होती है पर्सन की कि वो रिस्ट्रिक्ट करे मूवमेंट, दैट इज ऑल्सो रिक्वायरमेंट। रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, हाँ, लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं होती, इन दैट केस ओनली वी कैन से दैट इट इज अ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। बट अगर हम देखते हैं ऑप्शन बी, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, हमें ढूंढना है विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो एक प्लेंटिव जो है वो ज़रूरी नहीं है कि उसको पता ही हो कि उसके अगेंस्ट जो है इस तरीके का रिस्ट्रिक्शन हो रहा है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 अगेन डील्स विद द ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन।
देखो इसमें पूछा है इन अ केस इन्वॉल्विंग AI जनरेटेड डिफेमेशन वेयर अ डिफेक्ट वीडियो रिप्रेजेंट्स अ पब्लिक फिगर endorsing a controversial product which of the following legal principles would most likely apply under the tort law। तो क्या बोला है इस केस में कि एक AI जनरेटेड वीडियो है जिसमें कि एक पर्सन को जो है उसकी एक डीप फेक वीडियो बनाई है जिसकी वजह से उसको मिस रिप्रेजेंट किया है, वो एक पब्लिक फिगर है और उसको दिखाया गया है कि वो एक किसी भी कंट्रोवर्शियल प्रोडक्ट को जो है इंडोर्स कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, उसकी रेपुटेशन को हार्म पहुंचेगा, बहुत सारे लोगों में एक अलग छवि बनेगी उसकी जो कि गलत होगी। तो इस केस में उसके अगेंस्ट क्या से हम एक्शन ले सकते हैं? अगर हम ऑप्शन ए देखेंगे वो करेक्ट है। ये डीप फेक वीडियो है, इसको हम एज अ फॉर्म ऑफ डिफेमेशन मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि ये फॉल्सली एट्रीब्यूट करता है किसी एक इंडिविजुअल को, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी हार्म को जो है, उसकी जो रेपुटेशन है उसे हार्म होता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 पे जो कि एक केस लॉ से डील करता है, केस का नाम है फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले, ठीक है। इसमें एक लीगल प्रिंसिपल एस्टैब्लिश हुआ था विद रिगार्ड टू द एक्सेप्टेंस, हमें उसके बारे में पूछा है कि कौन सा एस्टैब्लिश हुआ था। तो मैं आपको बता दूं इस केस में क्या हुआ था, देयर वाज अंकल जिसका नाम था फेल्ट हाउस और उसका एक नेफ्यू था, ठीक है, हम इधर मान लेते हैं एन, ठीक है। इसने इसको ऑफर दिया दैट आई वांट टू बाय योर हॉर्स, और अगर आपकी एक्सेप्टेंस है तो आप प्लीज साइलेंट रहे, मैं आपकी साइलेंस को ही एक एक्सेप्टेंस मान लूंगा। ये अपना हॉर्स इसको देना चाहता था, बट इसने जो है बिल्कुल स्पेसिफिकली इसको कम्युनिकेट नहीं किया कि हाँ मेरी एक्सेप्टेंस है। इसी टाइम ऑफ पीरियड में क्या होता है, बिंडले नाम का एक पर्सन जो कि इसका नेफ्यू का एजेंट है, बिंडले जो है ऑक्शन करता है उस हॉर्स की और उसको सेल कर देता है। जैसे ही इसके अंकल को, फेल्ट हाउस को, ये चीज पता चलती है, ही मूव्स टू द कोर्ट कि ये तो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, मैंने ऑफर किया था और इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, तो मैं अब परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चाहता हूँ, ये कैसे किसी और को मेरी चीज बेच सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो है वो इस्टेब्लिश किया था। वो कहा था कि चाहे ऑफरर खुद बोले कि जो है साइलेंस विल अमाउंट टू द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, स्टिल इट विल नेवर अमाउंट टू द एक्सेप्टेंस। उन्होंने बोला कि कभी भी एक्सेप्टेंस देनी हो किसी ऑफर को, दैट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर, प्लस इट मस्ट बी एक्यूरेट एंड क्लियर, ठीक है। तो क्या है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी क्लियरली कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर और देयर एजेंट, तभी जो है कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मानेंगे। इस केस में जो है कम्युनिकेशन नहीं करी थी, ठीक है, तो इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना था, तो फेल्ट हाउस को जो है उसके राइट्स इस्टेब्लिश करने का मौका नहीं मिला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटम मैरिट? क्वांटम मैरिट एक प्रिंसिपल है विच कम्स अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। होता क्या है, ये इसका मीनिंग है कि एज मच एज अर्न्ड, ठीक है, मतलब जितना भी आपने अर्न किया यू आर रिक्वायर्ड टू पे फॉर इट, ओके। मान लो कि दो पार्टीज है जिनमें कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ भी नहीं है, बट एक पार्टी को जो है किसी दूसरे पर्सन के एक्ट की वजह से कुछ अर्निंग हुई है, देन दैट पार्टी मस्ट हैव टू पे फॉर दैट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई एक पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला बॉय आता है और वो गलती से एक्सीडेंटली आपको जो है पिज़्ज़ा डिलीवर कर देता है, हालांकि वो आपकी नेबरहुड में देना था, एंड यू कंज्यूम दैट पिज़्ज़ा, इन दैट केस यू आर रिक्वायर्ड टू पे फॉर दी पिज़्ज़ा, ओके। तो जो भी आपका अमाउंट बनता है आपको पे करना ही होगा। यू कैन नॉट से कि हमारा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था, आपका चाहे कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, अंडर द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैरिट आपको पे करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, एज मच एज अर्न। क्वेश्चन नंबर 31 डील्स विद अ क्वेश्चन विद रिगार्ड टू द प्रपोजल। इसमें पूछे कि एक प्रपोजल को कब रिवोक किया जा सकता है। होता क्या है कि मान लो ए ने, जो कि ऑफरर है, अपना ऑफर भेजा बी को, ठीक है, तो बी जब एक्सेप्ट करेगा उसकी एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी अगेंस्ट ए, ठीक है। अगर मान लो कि इसने टेलीग्राम के थ्रू जो है ऑफर भेजा बी को, अब बी जो है वो उसको ट्रांसक्रिप्ट में डाल देता है, जैसे ही वो डाल देगा अपना लेटर, ठीक है, जैसे ही वो अपना लेटर डाल देगा इमीडिएटली एट दैट पॉइंट जो है एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ए इज कंप्लीटेड, ठीक है। तो जब तक इसने लेटर नहीं डाला था तब तक ए के पास पूरा राइट था कि वो अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है। मतलब ए के पास राइट कब तक है, जब तक कि उसके अगेंस्ट एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर जो है वो कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। जैसे ही वो कंप्लीट हो गई, ए हैज़ नो राइट टू रिवोक हिज ऑफर। अगर हम ऑप्शन की बात करें इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन सी। अ प्रपोजल में भी रिवोक्ड, कभी भी रिवोक किया जा सकता है, किस टाइम, एनी टाइम बिफोर, किसी भी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट होम, अगेंस्ट द प्रपोजर, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। तो इससे पहले जैसे इसने
कम्युनिकेट किया एक्सेप्टेंस अपना, ठीक है, वैसे इसके अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई। उससे पहले पहले ये अपने ऑफर को रिवोक कर सकता था, उसके बाद ये बिल्कुल नहीं कर सकता। इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 अगेन डील्स विद द प्रपोजल। ये डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल पूछ रहा है। यही क्वेश्चन सेम हमें आया था ईयर 2023 में कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल। तो क्या डेफिनेशन होती है प्रपोजल की? जब एक पर्सन सिग्निफाई करता है अपनी विलिंगनेस किसी दूसरे पर्सन को, किस चीज़ की विलिंगनेस सिग्निफाई करता है? अबाउट सम सॉर्ट ऑफ एक्ट और एब्सटिनेंस फ्रॉम डूइंग, ठीक है, और उसका सिर्फ एक पर्पस होता है अपनी विलिंगनेस शो करने का, दैट इज टू गेट असेंट ऑफ दैट अदर पर्सन ऑन सच एक्ट और द एब्सटिनेंस। तो हम देखते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है, जो कि प्रपोजल को डिफाइन करता है। वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, क्या सिग्निफाई कर रहा है? इज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, और उसका क्या पर्पस है ये करने का? विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ दैट अदर पर्सन टू सच एक्ट एंड एब्सटिनेंस, उसको हम बोलते हैं प्रपोजल। क्वेश्चन नंबर 33 सेज व्हाट इज द साउंड माइंड फॉर द पर्पसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करेंगे तो साउंड माइंड क्या होता है? साउंड माइंड होता है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं उस टाइम पे आई कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मैं रैशनली हर एक चीज़ समझ सकता हूँ, प्लस मैं अपनी जो है रैशनल जजमेंट बना सकता हूँ विद रिगार्ड टू द कंसिक्वेंसेस, ठीक है, कंसिक्वेंसेस ऑफ माई एक्ट, तो उसको हम बोलते हैं साउंड माइंड। अगर हम इसके ऑप्शंस की बात करें तो इसका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल एक्यूरेट है। इसमें बोला गया पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पसेस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। कब? इफ एट टाइम व्हेन द नेक्स्ट इट, तो सेम उसी टाइम की बात करें जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, उससे पहले या बाद की नहीं। अगर उस टाइम पे ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट एंड फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट एज टू हिज इफेक्ट्स अपॉन हिज इंटरेस्ट, तो उसको हम बोलते हैं sound mind for the purposes of contract. Question number 34, which section of Indian Contract Act lays down the essentials of valid contract? तो अगर हम बात करेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स कौन से सेक्शन में हैं, दीज आर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें बात करिए कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज की और फ्री कंसेंट की बात करी है, लॉफुल कंसिडरेशन की, लॉफुल ऑब्जेक्ट की बात करी है, दैट इज अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। Another question is question number 35 which says an agreement not supported by the consideration is called। तो कोई भी ऐसे एग्रीमेंट जिसमें कोई भी कंसिडरेशन आपको देखने को नहीं मिलती उसको हम क्या बोलते हैं? निदम टैक्टम। इसका एक और मीनिंग है जिसको हम बोल सकते हैं न्यूड एग्रीमेंट या फिर बेयर एग्रीमेंट, ठीक है। इस तरीके का एग्रीमेंट जहाँ पे आपको कंसिडरेशन देखने को नहीं मिलती उसका जनरल रूल है कि वो जो है वॉइड ही होते हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कभी भी विदाउट कंसिडरेशन नहीं बन सकता अनटिल अनलेस इट कम्स अंडर द एक्सेप्शंस व्हिच आर प्रोवाइडेड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। Question number 36, who said that jurisprudence is the study and scientific synthesis of the general principles of law? This was said by Keaton. इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। Question number 37, who wrote the Law of War and Peace? It was written by Hugo Grotius. Option A. Question number 38, law grows with nation, increases with it and dies with its dissolution and it is a characteristic of it. It was said by whom? This was said by Savigny. सेवेनी ने बोला था ये। इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसको आपको पता होना चाहिए, दैट इज नोन एज वोक्स जाइज थ्योरी, जिसमें वोक्स इन इटसेल्फ मींस पीपल, ठीक है। तो वो बोलते हैं जो लॉ है इट ग्रोज विद नेशन एंड इट डाइज विद इट्स डिसोल्यूशन। वो कहते हैं जितने भी लॉज है इट कम्स आउट ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल, ठीक है, जस्ट लाइक लैंग्वेज। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए तो वो सेवेनी ने बोला था। Question number 39, the United States Supreme Court's decision in Roe versus Wade is highly controversial and it is related to what? It was related to the law of abortion. इसके रिगार्डिंग आपको इतना ही पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि रो वर्सेस वेड जो केस था it was related to the laws of abortion. Question number 40, a distinction between static and progressive society was drawn by। तो किसने डिस्टिंक्शन किया था in between static and progressive society? This distinction was made by Henry Maine. Option A is correct option. Question number 41, just sentence means, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है राइट ऑफ ब्लड। वहीं अगर आपको जस्ट सेंटेंस की जगह जो है जस्ट सोली आ जाता तो उसका मतलब आता है राइट ऑफ सॉइल। देखो कितना इजी है, सॉइल के आई और एल को ही इन्होंने चेंज कर दिया, अदरवाइज जो है सिंपली आप इसको याद कर सकते हो। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे डील कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 42, पेरिपेसो मीन्स, तो इसका मतलब क्या होता है? विद एन इक्वल स्टेप। इसका ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें हमें सिंपली पूछा है कि इन केस ऑफ जाधव इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में कौन से चार्जेस लाए गए थे बाय द पाकिस्तान अगेंस्ट द कुलभूषण जाधव। तो उन्होंने जो चार्जेस लगाए थे दैट वर ऑफ एस्पेनेज एंड द टेररिज्म। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 इज विद रिगार्ड टू द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। होता क्या है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो एक तरीके का स्टैंडर्ड सेटअप किया है विद रिगार्ड टू द ह्यूमन राइट्स, जो कि बाइंडिंग है ऑन अदर नेशंस। लीगली बाइंडिंग नहीं है बट इट इज सम सॉर्ट ऑफ नॉर्म्स, जो कि अदर नेशंस को भी बोलते हैं कि इनसे रिलेटेड आप अपने ह्यूमन राइट्स बनाओ जो कि इन कंसोनेंस विद दिस स्टैंडर्ड्स हो। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन विद रिस्पेक्ट टू द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, तो इसका ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट कि एक कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट है फॉर ऑल द नेशन एंड पीपल। विद रिगार्ड टू व्हाट, इट इज विद रिगार्ड टू द ह्यूमन राइट्स। ठीक है, another question number 45 says, who said that international law or the law of nations is the name of a body of rules which regulate the conduct of states in their intercourse with one another? This was said by Hans Kelsen. हैंस कैल्सन की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो क्वेश्चंस में आ जाती है, यू मस्ट नो। इन्होंने दी थी ग्रनॉम थ्योरी। इसका नाम याद रखना, किसने दी थी? इट वाज गिवन बाय हैंस कैल्सन। Question number 46, which is the name of the agreement signed in 2015 under the UN to address the climate change? तो कौन सा एग्रीमेंट था जो कि साइन किया था 2015 में बाय द अंडर द UN टू एड्रेस द क्लाइमेट चेंज? तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड था, दैट इज पेरिस एग्रीमेंट। इसको नाम दिया था पेरिस एग्रीमेंट का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, जो कि डील करता है लीगल एप्टीट्यूड में। इस क्वेश्चन पेपर में ये बोलता है व्हाट डज यूनिसेफ स्टैंड्स फॉर। इसका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन सी, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि यूनिसेफ हो गए, यूनेस्को हो गए, यूएन से रिलेटेड जो बॉडीज हैं उनके जो फुल फॉर्म है वो आपको लगातार पिछली 3 क्वेश्चन पेपर्स में आ चुकी है पिछले 3 सालों में। तो आपको इनकी जो भी फुल फॉर्म है वो अच्छे से पता होनी चाहिए और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके साथ मेरी आज की वीडियो ख़त्म होती है। हमारा लीगल एप्टीट्यूड पोर्शन जो कि ईयर 2025 में आया था वो ख़त्म होता है। अकेला लीगल एप्टीट्यूड का पोर्शन ही 47 क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चल गई होगी कि कितनी है, कितनी ये वैल्यू मेंटेन करता है क्वेश्चन पेपर में। इसी के अलावा अगर आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा 2025 का पंजाब यूनिवर्सिटी 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। इसी के साथ आपको मैं मिलूंगी अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।